मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको चतुर्थ सेमेस्टर में केंद्र सरकार की चतुर्थ सेमेस्टर में आपको नागरिक सुरक्षा पिछले दिन बता रहा था। आज सरकार की विभिन्न योजनाएं, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों। चतुर्थ सरकार की विभिन्न योजनाएं आपको ये पहले से पता है कि हमारे देश में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार दो तरह की सरकारें काम करती हैं। एक को हम केंद्र सरकार कहते हैं, फर्स्ट को केंद्र सरकार, और दूसरी को कहते हैं राज्य सरकार। ये दोनों ही सरकारें जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं और उन्हीं कल्याणकारी कार्यक्रमों को सरकार की योजनाएं कहा जाता है। चाहे कोई भी सरकार आए, जब भी वो सत्ता में आना चाहती है, चुनाव में आती है, तो अपने घोषणा पत्र बनाती है और घोषणा पत्र के माध्यम से बताती है कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो मैं किन किन योजनाओं को लागू करूँगा। उस घोषणा पत्र के आधार पर जनता फैसला लेती है कि मुझे किसे वोटिंग करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। अब आपको जिसका घोषणा पत्र अच्छा लगता है, जिस पार्टी का, उसको आप क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। इन्हीं योजनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे आप बहुत चर्चित योजना का नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत तेजी से माननीय मोदी जी ने सबसे पहले, जब ये दिल्ली के शासन पर आसीन होते हैं, तो 1415 में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना का मतलब था कि इस देश की हर व्यक्ति को बैंक के खाते से जोड़ देना था। क्योंकि आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में अकाउंट नहीं था, और बैंक में अकाउंट ना होने के कारण वो बैंक से वो सीधे जुड़े हुए नहीं थे। सरकार की बहुत सी योजनाओं का लाभ उनको सीधे नहीं दिया जा सकता था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई जिसका नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऐसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 को एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया। कब तक आप मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान को प्रयोग करते रहेंगे? नहीं, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम मेक इन इंडिया, भारत के निर्माण, भारत में निर्माण करेंगे। हम दूसरे देश से राफेल नहीं खरीदेंगे, हम स्वयं राफेल बनाएंगे और दूसरे देश के लोग क्या नाम से खरीदेंगे। इस तरह का प्रोग्राम बनाने की हमारे प्रधानमंत्री की योजना में था, जिसको क्या नाम दिया गया? मेक इन इंडिया। ऐसे ही डिजिटलाइजेशन की योजना करीब 15 से 18 के बीच में, डिजिटलाइजेशन का मतलब भारत को कंप्यूटरीकृत कर देना। नोटबंदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने इसी भाव को ध्यान में रख करके कि भारत के लोग अब जेब में पैसा लेके ना चलें। भारत के लोगों को जहां भी जाना हो, अपने एटीएम से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने जो है क्या नाम से पे कार्ड से, पेटीएम से इत्यादि के माध्यम से आप लेन देन करें। आपके जेब में पैसा ना हो, आप अपने खाते से ही पैसे को क्या करते रहें? ट्रांसफ़र करते रहें एक दूसरे में।
जो भी काम हो सब कंप्यूटर के माध्यम से हो। इसी को क्या कहा गया, नेट के माध्यम से हो। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना थी, जिसका नाम क्या था, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इसी को कहा जाता। आप लोग भी डिजिटल हो गए हैं। ओके बाय टाटा की संस्कृति में तो डिजिटल थे ही आप लोग। अब आप लोग इतने डिजिटल हो चुके हैं कि अब घर पर बैठ के ही पढ़ते हैं। इसको भी क्या कहा जाएगा, डिजिटलाइजेशन। आपकी मर्जी करती है तो पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में है कि सारे कार्यक्रम तो हमको मिलेंगे ही, चलो क्या ज़रूरत पढ़ने की। माननीय मोदी जी आपको डिजिटलाइज्ड करना चाहते हैं और आप उनके डिजिटलाइजेशन में भी नहीं आना चाहते। अब मैं देख रहा हूँ इस तरह की स्थिति, क्या ये डिजिटलाइजेशन नहीं? जिस व्यवस्था को कभी अमेरिका में देखा जाता था कि अमेरिका में प्रोफेसर पढ़ाता है और लोग घरों पर देख करके पढ़ते हैं, दुनिया में लोग देख करके पढ़ते हैं ऐसे सामने स्क्रीन पर, आज वो स्थिति आपके भारत में भी हो गई। आपके लोधी किसान में भी चल रही है। जितने भी बीटीसी क्लासेस चल रहे हैं सब जगह चल रही है। और आप डिजिटल हो गए, सर भी डिजिटल हो गए और मैडम भी डिजिटल हो गए। इसके अलावा सूचना शिक्षा संप्रेषण योजना, इस योजना को 2014 में पूर्ण रूप से इस उद्देश्य था कि करीब देश के 6000 ब्लॉक में तत्काल मॉडल सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना करना था। सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण, ये सारी चीज़ों को और अत्याधुनिक बनाने के लिए हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोलने की व्यवस्था बनाई गई। और इसी तरह से सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। अब योजना वो धरातल में वास्तविक रूप ले रही है कि नहीं ले रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी रोजाना अपना हल्ला मचा रहे हैं हमारे कि सांसद आदर्श ग्राम, प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेने की व्यवस्था दी गई कि वह एक गांव अपने क्षेत्र का गोद ले। 1 वर्ष में और 5 वर्ष में 5 गांव को गोद ले सकता है। इस तरह से उसका जो है कायाकल्प होगा। लेकिन मेरे देखने में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा कि वो आदर्श ग्राम की क्या स्थिति है। अगर आप आदर्श ग्राम देखना भी चाहते हैं तो आप जाके लोहरा में देख लो। हमारी पहले इसके जो सांसद नीलम सोनकर जी थी उसको ली थी, स्थिति आप देखिए कितना कायाकल्प हुआ है। लेकिन सरकार की योजना थी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाई जाए, जिससे कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र का एक गांव ले ले, कम से कम वहाँ पर नाली, रास्ते, आरसीसी, सोलर लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ की व्यवस्था एकदम चकाचक हो जाए। इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाई गई। ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक बीमा योजना आपके लिए लागू की है कि 12 रुपये किस्त आप जमा करिए। आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो आपको मृत्यु होने पर 1 से लेके 2 लाख रुपए तक का आपको सरकार की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ये केवल मात्र 12 रुपये का एक बीमा आपको करवाना होगा, जो उसकी पॉलिसी है कि 12 रुपये साल में आपको जमा करने होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, यह भी बीमा ही है उनका कि 330 रुपये इसमें आपको जमा करना होगा सालाना, और इसमें आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे भारत सरकार की स्वरोजगार योजनाएं, अभी तो इनकी योजना थी आपको स्वरोजगार का मतलब कि स्वयं अपना रोजगार आप करने के लिए क्या करेंगे, भारत सरकार आपके लिए क्या व्यवस्था की है। तो इसके लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे उसके अंतर्गत हैं। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, जो आप देख रहे थे कौशल विकास योजना की व्यवस्था चल रही थी। ऐसे ही ग्रामीण महिला एवं बाल उत्थान के लिए योजना द्वारका जिसको कहा जाता था, 10 लाख कूप योजना, ये सारी योजनाएं 1 अप्रैल 1999 से ही प्रारंभ की गई। इनकी नई योजना नहीं बल्कि प्राचीन योजनाएं हैं सब, और माननीय वाजपेयी जी के समय से चलाई जा रही थी। स्वयं सहायता समूह, आपने सुना होगा गाँव पर कुछ महिलाएं होती हैं जो सभी लोग पैसा जमा करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसमें पैसा निकाल करके उसकी व्यवस्था को अपना जो प्रयोग करते हैं, फिर सारे लोग पैसा जमा करते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था थी उसका नाम स्वरोजगार योजना या स्वयं सहायता समूह की योजना थी। ऐसे ही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो
गाँव पर एक थी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, उसी तरह से शहरों के लिए भी इन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कि प्रधानमंत्री के रोजगार के तहत, नेहरू रोजगार के तहत इनको जो है अपना रोजगार करने के लिए व्यवस्था दी जाए। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आपको फंड दिया जाता था, प्रधानमंत्री के फंड से। ऐसे ही शहरी रोजगार कार्यक्रम जैसे इसके थे लघु उद्यम कौशल विकास कार्यक्रम, छोटे छोटे कितना शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं जो स्वरोजगार के लिए दी गई थी। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना, मेरे नाम से एक योजना चलाई जा रही थी जिसके तहत लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था थी। 130 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में जो पहचान करके और उनको रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। ऐसे ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप आज मनरेगा के नाम से जानते हैं या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत काम के बदले अनाज दिए जाते थे, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुई, उस काम के बदले अनाज योजना को बदल करके अब आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और 100 दिन के रोजगार देने के तहत इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसलिए इस योजना का नाम क्या रखा गया? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। नहीं तो इसी को पहले जब दूसरे नाम से जाना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसी को चेंज कर दिया गया और उसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नहीं तो आप अपने पूर्वजों से पूछेंगे तो जब उसको काम के बदले अनाज दिया, जैसे आप पोखरा में खुदाई कर रहे हैं तो आपको चावल दिए जाते थे, गेहूं दिए जाते थे, इस तरह से, लेकिन अब उसके बदले पैसे दिए जाते हैं, मजदूरी दी जाती है। 230 रुपये क्या मिलता है उसका? अब इस समय जाके देखो, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना सब लोग भाग भाग के आए हैं और नरेगा के लिए मार हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको कोरोना के नाम पर कह दिया, जाओ अपने घर पर जाओ, और अपने घर पर जा कर के वहाँ लड़ाई करो, झगड़े करो और प्रधान से जा कर के बजनी करो, और नरेगा में क्या करो? जाके लड़ाई करो। आज देखो नरेगा के कार्यक्रम चल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने व्यवस्था ना बनाई होती तो माननीय मोदी जी इसकी भी व्यवस्था नहीं कर पाते। वो तो बेचारे क्या करें, अपने गमछा बांध करके, और आपको भी कहते हैं कि बांध करके घूमिए और कोरोना आपको दौड़ा लेगा। धन्य है हमारे प्रधानमंत्री जी कि जब कोरोना पूरी तरह से फैल गया तब सबको कह रहे हैं कि अब आप लोग जाइए। जो हमारा पीएम ये फैसला नहीं ले सकता था कि कोरोना फैलने से पहले ही वो 10 दिन पहले चेतावनी दे दिया था कि सभी लोग जिसको जहाँ जाना हो पहले वो चले जाएं, इसके बाद मैं लॉकडाउन करूँगा। लेकिन वो व्यक्ति लॉकडाउन पहले करता है और जब सभी लोग पैदल ही चल देते हैं तब जा कर के धक्का मुक्की करते हुए तब फिर वो कहता है कि अब हम ट्रेनें चलाएंगे। ये स्थिति है हमारे देश के पीएम की। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की स्वरोजगार योजनाएं क्या हैं? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, जैसे हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं मैंने बताया, ऐसे ही प्रदेश सरकार की भी योजनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री गांव के नवयुवकों को, परंपरागत कारीगरों को, कुटीर उद्योगों की व्यवस्था के लिए उनको जो है क्या नाम से इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ऋण देता है, उसी को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कहते हैं। ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना, जो हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार हैं जैसे हम लोग हैं, इनके लिए भी यदि कोई रोजगार वो करना चाहते हैं तो उनको 10 लाख से कम आबादी वाले स्थानों पर योजना लागू की गई है। और ये भी जो है क्या नाम से बैंक से ऋण लेकर के अपना क्या है रोजगार कर सकते हैं। ऐसे ही स्वरोजगार बंधु योजना, ये सारी योजनाएं हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जाने वाली योजनाओं को मैं कल आपको बता दूंगा। और यहीं पर इसको मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।